हेलो दोस्तों, कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं और कैसे कैसे हम इसका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, कैसे कैसे हम इसकी पूरी तैयारी कंप्लीट करेंगे, ये सभी बातें हमने पिछले वीडियोज में समझ ली हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियोज को देख लीजिए। हमारे चैनल में ही आपको जीके जीएस फॉर यूपीएसआई 2025 नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको सभी पिछले वीडियोज मिल जाएंगे। वहां से जा करके आप सभी वीडियोज को देख सकते हैं और अपनी पूरी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, मूल अधिकार से संबंधित पहले ही 2 क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने इसके बेसिक्स को समझा था। हमने समझा था कि किस तरह से कहाँ से मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट आया और कैसे कैसे कौन कौन से मूल अधिकार होते हैं, कहाँ पर अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो जाया जा सकता है। ये सारी बातें, जो भी बेसिक बातें थी, ये हमने पहले वीडियो में कवर कर ली थी। दूसरे वीडियो में हमने समानता या समता का अधिकार, जिसे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में बताया गया है, वो समझा था। और इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में दिया गया है। तो उसमें हमने 19 और 20 आर्टिकल को भी समझ लिया था। यहाँ पर हमें समझना है आर्टिकल 21 से लेकर के आगे के सभी आर्टिकल्स को। तो देखिए, आर्टिकल 21 में प्राणों एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसे ही जीवन जीने का अधिकार भी कहा जाता है। और देखिए, आर्टिकल 21 में या संविधान में जीवन जीने का मतलब सिर्फ सांस लेने को नहीं समझा गया है। इसमें बहुत सारे ऐसे अधिकार आपको दिए गए हैं जिससे आप एक गरिमापूर्ण, अर्थपूर्ण और सम्मानजनक जीवन जी पाएं। तो देखिए, समय समय पर संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के द्वारा बहुत सारी नई नई बातें जोड़ी हैं जो आपके जीवन जीने के अधिकार को और मजबूत बनाती हैं और आपको जीवन जीने से संबंधित और अधिक अधिकार देती हैं। जैसे देखिए, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्राप्त करना भी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसीलिए दिल्ली में या और जगहों पर पटाखों की खरीद और बेच पर रोक लगाया था सरकार ने। लेकिन जमीनी स्तर पर ये सारी चीजें बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं। आज भी दिल्ली में और एनसीआर रीजन में पटाखे धूमधाम से फोड़े जाते हैं और धूमधाम से उनकी खरीद और बिक्री होती है। तो आप समझते हैं कि जो भी चीजें कागजों में दिखाई जाती हैं, धरातल पर वह सेम टू सेम नहीं दिखाई देती हैं। आपने सुना होगा, बड़ी अच्छी लाइनें हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तो फंडामेंटल राइट के यानी जो आर्टिकल 21 है उसके अंतर्गत आपको बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो आपको धरातल पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। जैसे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्राप्त करना भी आपका जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत या आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा चिकित्सीय सहायता प्राप्त करना भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया था कि अगर कोई घायल व्यक्ति है तो उसको हॉस्पिटल एडमिट करने से इनकार नहीं करेगा। लेकिन पहले हॉस्पिटल एडमिट नहीं करते थे अगर किसी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल में कोई अनजान व्यक्ति लेकर के जाता था। तो देखिए, जीवन जीने के अधिकार से संबंधित या प्राणों और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित 4 केस आपको याद रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें पहला केस है विशाखा वर्सेज राजस्थानवाद। इसमें देखिए क्या हुआ था, विशाखा नाम का एक एनजीओ था, उसमें एक काम करने वाली एक महिला थी और ये एनजीओ बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ काम करता था। जैसे ये लोग कहीं पर अगर बाल विवाह या दहेज प्रथाओं का प्रचलन देखते थे या होते हुए देखते थे तो उनको रोकने का काम किया करते थे। इसी एनजीओ में एक महिला काम करती थी। उसने एक कोई गुज्जर फैमिली में बाल विवाह संपन्न कराया जा रहा था तो उनको रोकने का प्रयास किया। तो इस फैमिली में जितने भी पुरुष थे उन्होंने उस महिला के साथ एक एक करके रेप किया और उसे एकदम मरती हुई अवस्था में छोड़ दिया। बाद में एनजीओ, जो विशाखा नाम का एनजीओ था, इसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि क्या महिलाएं सुरक्षित होकर के अपने कार्यस्थल पर काम भी नहीं कर सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक फैसला सुनाया था कि कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन हिंसा नहीं की जाएगी। अगर उनके साथ यौन हिंसा की जाती है तो ये उनके जीवन जीने के मौलिक अधिकार का हनन या उल्लंघन समझा जाएगा। फिर एक केस हुआ था नालसावाद। नालसावाद ट्रांसजेंडर्स को पहचान दिलाने के लिए हुआ था। नालसा नाम का एक एनजीओ था, उसने ट्रांसजेंडर्स को पहचान दिलाने के लिए एक केस किया था। पहले आपने देखा होगा, अगर कोई भी एग्जाम का फॉर्म निकलता था या कहीं पर भी
सिर्फ मेल और फीमेल नाम की दो कैटेगरी हुआ करती थी। तो इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी पहचान का अधिकार है। अगर उनसे उनकी पहचान छीनी जाती है तो इसे उनके प्राणों और दैहिक स्वतंत्रता या उनके जीवन जीने के अधिकार का हनन इसे समझा जाएगा। तो अभी आप देखते होंगे जब भी आप एग्जाम फॉर्म डालने जाते होंगे तो मेल और फीमेल के अलावा एक अदर कैटेगरी को भी रख दिया गया है। अदर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ट्रांसजेंडर्स में बहुत सारी कैटेगरी हैं और उन्हें हमारे समाज में इतने गंदे नामों से पुकारा जाता है कि उनको किसी भी कागज में या किसी भी फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता था, तो उसमें अदर कैटेगरी को शामिल कर दिया गया। फिर देखिए तीसरा एक केस हुआ था के पुट्टास्वामी वाद। ये केस आपने बहुत सुना होगा, बहुत चर्चित रहा था। इसमें कहा गया था कि निजता का अधिकार यानी प्राइवेसी का अधिकार भी किसी व्यक्ति के दैहिक और प्राणों की स्वतंत्रता या जीवन जीने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगा। फिर चौथा वाद हुआ था कॉमन कॉज वाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को जिस तरह से गरिमामय या सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है उसी तरह से उस व्यक्ति को सम्मान पूर्वक मरने का भी अधिकार दिया जाएगा। लेकिन इसमें देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्टिव यूथनेसिया और एक होता है पैसिव यूथनेसिया। यूथनेसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु, तो ये आप याद रखिएगा। एक्टिव यूथनेसिया में क्या होता है कि कोई व्यक्ति निराश होकर अपने जीवन से या कोई व्यक्ति थक कर हार कर किसी चीज में असफल होकर के आत्महत्या करने का प्रयास करे या अपना जीवन समाप्त करने का प्रयास करे, तो इस तरह के इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की इच्छा मृत्यु की इजाजत भारत में नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है, जैसे वह लाइफ सपोर्ट सिस्टम में जी रहा है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बिना उसका जीना संभव नहीं है, तब उसे इच्छा मृत्यु की इजाजत है। यह उसके सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 21A में लिखा गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। आर्टिकल 21A को 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। पहले ये संविधान में शामिल नहीं था। ये बात आपको याद रखनी है, सिंपल सा है। 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राज्य यानी सरकार प्रदान करेगा। आर्टिकल 22 में लिखा है गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण। तो देखिए गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आपको ठीक से समझना है। सबसे पहले आप समझिए कि गिरफ्तारी और निरोध में क्या अंतर होता है। देखिए पुलिस किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है अपराध करने के बाद। जैसे किसी व्यक्ति ने चोरी की तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, यानी उसने चोरी करने का अपराध किया, इसके बाद उसे पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसे गिरफ्तारी कहा जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी घर में कोई टेररिस्ट बैठा हुआ है और पुलिस को पूरी जानकारी है कि ये जो आदमी है ये टेररिस्ट है और ये कल सुबह 10 बजे प्रयागराज जंक्शन में बम फोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो पुलिस बैठ करके इंतजार नहीं करेगी कि पहले ये व्यक्ति अपराध कर ले, यानी पहले ये जा करके प्रयागराज जंक्शन में अपना बम वम फोड़ ले, उसके बाद हम इसको अरेस्ट करेंगे। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अपराध घटित होने का इंतजार नहीं करती है, बल्कि अगर संदेह है उसे किसी पर तो उसे संदेह के आधार पर अपराध होने से पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसे ही कहा जाता है निरोध। तो गिरफ्तारी अपराध होने के बाद होती है और निरोध होता है अपराध होने से पहले। गिरफ्तारी में आपको 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। जब आपको पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है आर्टिकल 22 के तहत। इसके अलावा आपको अपने मनपसंद वकील से परामर्श करने का अधिकार है आर्टिकल 22 के तहत। इसके अलावा पुलिस जब आपको गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर उसे जो सबसे पास वाला न्यायालय होगा आपको वहां पर उपस्थित करना होगा। इसमें एक और बात है कि यात्रा का जो समय होगा उसको पुलिस हटा करके 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में पेश करेगी या उपस्थित करेगी। ये 3 अधिकार आपको गिरफ्तारी के केस में दिए गए हैं। लेकिन निरोध के कंडीशन में आपको इनमें से कोई सा भी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए क्योंकि निरोध में आपको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, आपको जेल में नहीं रखा जाएगा, आपको डिटेन कर लिया जाएगा, यानी आपको कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा किसी एक जगह पर, या किसी एक जगह पर आपको बंद करके रख दिया जाएगा।
तो निरोध में इस तरह का कोई भी अधिकार आपको प्राप्त नहीं होता है, बिना अपराध के ही इसमें गिरफ्तारी हो जाती है। तो फिर आर्टिकल 22 में निरोध से संरक्षण कैसे दिया जाता है, क्या संरक्षण निरोध में दिए गए हैं? तो इसमें निरोध में एक ही संरक्षण दिया जाता है किसी व्यक्ति को कि उसे 3 माह से अधिक के लिए गिरफ्तार करके यानी निरोध करके उसे डिटेन करके नहीं रखा जा सकता है। अगर 3 माह से अधिक तक उसे डिटेन करके आप रखना चाहते हैं तो फिर उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा और वो बोर्ड ये देखेगा कि इसे 3 महीने से ज्यादा डिटेन करने की आवश्यकता है या नहीं है। तो यहाँ पर ये एक अधिकार आपको प्राप्त है कि 3 माह तक आपको डिटेन करके रखा जा सकता है। अगर उससे अधिक समय के लिए रखना है तो फिर सरकार को एक बोर्ड गठित करना होगा और वो बोर्ड जांच करेगा कि किसी व्यक्ति को डिटेन करके रखने की आवश्यकता 3 माह के बाद है या नहीं है। तो ये बात आप समझ गए। अब देखिए, निरोध से संबंधित समय समय पर बहुत सारे कानून बनाए गए हैं संसद के द्वारा। पहला इसमें पीडीए बनाया गया है, दूसरा मीसा बनाया गया है। मीसा के बारे में आपने बहुत सुना होगा, इंदिरा गांधी के टाइम पर यह बनाया गया था और इसका बहुत मिसयूज हुआ है। फिर एनएसए बनाया गया, टाडा बनाया गया, पोटा बनाया गया और वर्तमान में देखिए ये सारे के सारे कानून खत्म हो गए थे क्योंकि इनका बहुत अधिक मिसयूज किया जाने लगा था। वर्तमान में एक ये एनएसए यानी रासुका आपने सुना होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये 2 कानून वर्तमान में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सभी खत्म कर दिए गए हैं। तो इनको भी आप दिमाग में रखिएगा। तो देखिए, हमने समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पूरा कर लिया। समानता के अधिकार में हमने आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक को समझा था। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने 19 से लेकर के 22 तक के आर्टिकल्स को समझ लिया। अब हमें समझना है शोषण के विरुद्ध अधिकार को। शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 आर्टिकल्स में दिए गए हैं, पहला 23 और दूसरा 24 में। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम किसी व्यक्ति से नहीं कराया जा सकता है। यानी किसी व्यक्ति का मानव दुर्व्यापार नहीं होगा, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, उसे बेचा या खरीदा नहीं जाएगा। दूसरा, उससे बिना पैसे के कोई काम नहीं करवाया जाएगा। और तीसरा, उसकी मर्जी के खिलाफ उससे जबरदस्ती या जबरन श्रम नहीं करवाया जा सकता है। आर्टिकल 23 में ये बात कही गई है। तो आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का निषेध किया गया है। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में या खानों में या संकट में जो स्थल होते हैं वहां पर काम करने से रोका गया है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता होगा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा 24 से रिलेट करके 14 को, कि आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कारखानों में या खानों में या परिसंकटमय स्थल जो हैं वहां पर काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम का निषेध किया गया है। तो हमने मूल अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार यानी 14 से लेकर के आर्टिकल 22 तक को पढ़ लिया। अब हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिनका जिक्र आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक में किया गया है, उनको समझना है। तो देखिए, आर्टिकल 25 में लिखा गया है व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की, उससे संबंधित आचरण करने की और उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। पहली बात इसमें आपको याद रखनी है कि यह व्यक्ति के लिए दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी यह पर्सन टू पर्सन को दिया गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उससे संबंधित आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। धर्म को मानना और आचरण करना दोनों में अंतर होता है। धर्म को मानने का मतलब होता है कि इंटरनली आप उसमें आस्था रख रहे हैं, और धर्म से संबंधित आचरण करने का मतलब होता है कि उसमें जो मान्यताएं हैं या जो रीति रिवाज हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी नियम कानून उनसे संबंधित हैं उनको आप फॉलो कर रहे हैं। जैसे देखिए, नॉर्मली आप कहीं भी तलवार या खंजर लेकर के या कोई दूसरा हथियार लेकर के आ जा नहीं सकते हैं, लेकिन जो सिख होते हैं वो हमेशा अपने साथ एक छोटी सी तलवार रखते हैं, इसे कृपाण कहा जाता है। तो सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है और वो कहीं भी कृपाण को लेकर के
आ जा सकते हैं, क्योंकि यह उनके आचरण का हिस्सा है। जो धर्म से संबंधित आचरण होते हैं उनका ये हिस्सा है कि वो कृपाण और केस, कंघा ये सब लेकर के रखते हैं, कंगन पहनते हैं। तो कृपाण सिख लेकर के चल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली कोई व्यक्ति हथियार लेकर के किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी पब्लिक प्लेस पर नहीं जा सकता है। तो धर्म से संबंधित आचरण करने की स्वतंत्रता भी किसी भी व्यक्ति को आर्टिकल 25 के तहत मिली है। तो आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। लेकिन यहीं पर सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 26 में लिखा है कि कोई भी धर्म या कोई भी समुदाय धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उनका प्रबंधन कर सकता है और उनसे संपत्ति का अर्जन कर सकता है, यानी उनसे संपत्ति कमा सकता है और उस संपत्ति को खर्च करने का अधिकार भी उस समुदाय या धर्म के पास होगा। जैसे देखिए, हिंदू जो है वो मंदिरों की स्थापना करते हैं, वहां पर किस तरह से पूजा अर्चना की जाएगी, कब आरती होगी, कब मंदिर खोलेगा, ये सब प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो उसका प्रबंधन करते हैं हिंदू। और इसके अलावा वहां पर बहुत सारे दान दक्षिणा दी जाती है। तो इस तरह से जो हिंदू मंदिर हैं वो संपत्ति का अर्जन भी करते हैं, और ये जो संपत्ति वो अर्जित करते हैं उनको खर्च करने का अधिकार भी आर्टिकल 26 के तहत दिया गया है। तो आर्टिकल 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है और आर्टिकल 25 व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करती है। ये बातें आपको याद रखनी है। आर्टिकल 27 में कहा गया है धार्मिक कार्यों से प्राप्त धन में सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। जैसे आप देखते होंगे बहुत बड़े बड़े मंदिरों में बहुत सारा दान दक्षिणा आता है। कई मंदिरों की एक दिन की कमाई करोड़ों से ज्यादा होती है, लेकिन उन पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है, ऐसा लिखा गया है आर्टिकल 27 में। इसलिए इस दान दक्षिणा पर कोई भी टैक्स सरकार नहीं लगाती है। आर्टिकल 28 में लिखा है पूर्णतः राज्य पोषित। इसका मतलब होता है कि जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं या सरकारी विद्यालय हैं या सरकारी स्कूल हैं उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसके अलावा किसी शिक्षण संस्थान में किसी भी बालक को या किसी भी स्टूडेंट को धार्मिक कार्यों में या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये दोनों बातें आर्टिकल 28 में लिखी गई हैं। पहला, पूर्णतः राज्य पोषित या सरकारी जो स्कूल होंगे या सरकारी शिक्षण संस्थान होंगे, यानी सरकारी स्कूल या सरकारी यूनिवर्सिटी होंगी, वहां पर किसी भी तरह की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और वहां पर किसी भी स्टूडेंट को धार्मिक उपासना या कार्यों में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो देखिए, हमने धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित ये जो 4 आर्टिकल हैं उनको समझ लिया। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक को शामिल किया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित ये 4 आर्टिकल थे, चारों आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमें समझना है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जिसे आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29 में लिखा है, आर्टिकल 29 में 2 पॉइंट लिखे गए हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है सभी नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। तो यहाँ पर देखिए, आपको याद रखना है कि आर्टिकल 29 में पहली बात जो लिखी गई है, यानी आर्टिकल 29 के 1 में जो बात लिखी गई है उसमें सभी नागरिकों को अधिकार दिया गया है कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है आर्टिकल 29 सभी नागरिकों के लिए है और आर्टिकल 30 सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, यानी सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है। तो आर्टिकल 29 आपने समझ लिया कि सभी नागरिकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। आर्टिकल 29 के 2 में कहा गया है धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर, ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर और भाषा के आधार पर किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता है।
यानी किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में या किसी भी राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, मूल वंश और इसके अलावा भाषा के आधार पर प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता है। अब आर्टिकल 30 में लिखा है, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार है। अब देखिए, संविधान में अल्पसंख्यक सिर्फ दो आधार पर हो सकते हैं, एक तो भाषा के आधार पर और दूसरा धर्म के आधार पर। इसके अलावा कोई तीसरा आधार नहीं है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को अल्पसंख्यक कहा जा सके या किसी व्यक्ति को अल्पसंख्यक होने का दर्जा दिया जा सके। तो संविधान में सिर्फ भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है कोई व्यक्ति, और धर्म के आधार पर कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक हो सकता है।